हाय स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 वर्क, पावर एंड एनर्जी ये स्टार्ट कर रहे हैं आज। और सबसे पहला वाला टॉपिक जो आता है ये आता है वर्क। ये है वर्क। आप सब लोग जानते हैं वर्क के बारे में। अब मानिए कि आपने सुबह से शाम तक पढ़ाई की। अब आपने कहा भाई हमने तो बहुत सारा काम किया। या एक गार्ड खड़ा हुआ है बंदूक लेके बैंक के बाहर, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। वर्क डन कितना? तो ज़ीरो। आपने भी कोई काम नहीं किया, जो गार्ड था उसने भी कोई काम नहीं किया। अगर मान लीजिए कि एक कुली है, वो अपने सर पर एक बहुत भारी बॉक्स लेकर खड़ा हुआ है 2 घंटे से, वर्क डन ज़ीरो, कोई काम नहीं किया। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि आप लोगों को हैरानी होगी भाई कोई काम क्यों नहीं किया। तो जब हम बात करते हैं फ़िज़िक्स में, तो इसका मतलब ये होता है, वर्क का मतलब ये होता है फ़िज़िक्स में कि आप लोग किसी भी बॉडी पर जब कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और जो फोर्स अप्लाई किया है उसकी वजह से उस बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज हो जाया करता है, तो ये माना जाता है कि हाँ भाई वर्क हुआ है। जितने मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिए अभी, उन सारे एग्ज़ाम्पल्स में आपने देखा होगा कि कोई फोर्स भी अप्लाई नहीं किया गया है और कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम्पल ऐसे भी हैं जहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है। जैसे आप देखिए कुली खड़ा हुआ है, एक भारी बॉक्स उसके सर पर रखा हुआ है, तो जो वेट ऑफ द बॉक्स है mg, वो उस पर लगातार एक फ़ोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन ज़ीरो है। इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा पत्थर है और आप लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, बहुत देर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया फोर्स अप्लाई करते हुए, लेकिन उस पत्थर की पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं हुआ, हिले ही नहीं अपनी जगह से, तो आपने कोई काम नहीं किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो इस तरह के एग्ज़ाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं कि वर्क का मतलब ये होता है कि जब भी आप लोग किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और बॉडी की पोजीशन में उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है, तो आप लोग कहें हाँ भाई वर्क हो रहा है। तो आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कि वर्क इज़ said to be done only when a body acted upon by some force actually moves some distance in the direction of force। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस वक्त ये सही बात है कि इस वक्त जो होगा वो वर्क होगा जब आप किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करें और फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाता है तो। अब बात ये आती है कि जो वर्क होते हैं उन वर्क में जो फोर्स है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। वर्क कभी भी हो सकता है, बस वहाँ पर ये होना चाहिए कि चाहे तो एक कांस्टेंट फोर्स हो या वेरिएबल फोर्स हो, लेकिन दोनों की वजह से डिस्प्लेसमेंट ज़रूर हो जाए। आप देखिए सबसे हम बात करने वाले हैं कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। देखिए केस फर्स्ट, सिंपल केस ले रहे हैं पहले।
ये एक टेबल है और ये एक बॉडी रखी है यहाँ पर। आपने इस बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया, फोर्स मैग्नीट्यूड है इसका F, और इसकी वजह से जो बॉडी थी वो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो गई। सपोज़ यहाँ से यहाँ तक आ गई तो डिस्प्लेसमेंट हो गया S। तो आप लोग पढ़ चुके डेफिनेशन से कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज़ कॉल्ड वर्क। तो यहाँ पर जो वर्क होगा, वर्क W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये होगा। तो आप देख रहे हैं कि फोर्स है F और डिस्प्लेसमेंट टू ऐसी डायरेक्शन में S, तो F इंटू S, ये आप कह सकते हैं। केस सेकंड देखिए कि अगर जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं अगर डिस्प्लेसमेंट उस तरफ नहीं हो रहा तब क्या होगा। केस सेकंड, मान लीजिए कि ये एक टेबल है, यहाँ पर एक बॉडी रखी है और आपने इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई किया, एक थ्रेड बांधा आपने और खींचा इसको फोर्स F से, मैग्नीट्यूड फोर्स का F ये हुआ। लेकिन जब आप इस तरह से खींचेंगे तो आप जानते हैं कि ये बॉडी ऐसे जाएगी नहीं बल्कि इस बेस पर खिसकेगी, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इस तरह से होगा। मान लीजिए अपनी जगह खिसक के यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो आपने देखा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये हुआ है S, एंगल कितना है थीटा, ये। तो जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो यहाँ से यहाँ हुआ है। आप जानते हैं कि डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम लोग क्या करें कि या तो फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालें कि भाई फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगा है। तो आप अगर इसका कंपोनेंट निकालेंगे इस तरफ तो आएगा F cos थीटा, इस तरफ जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो आएगा F cos थीटा। तो आप लिख सकते हैं कि F cos थीटा इंटू S, ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग ऐसा कंपोनेंट निकाल लें। अगर हम ऐसा कंपोनेंट निकालेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे ऐसा कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो निकल के आएगा ये आएगा S cos थीटा, ये आप कहेंगे। दोनों ही बातें सही हो सकती हैं, कुछ भी कर लीजिए। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर जो वर्क हुआ इस केस में वर्क W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू फोर्स आप लगा रहे हैं F और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसका कंपोनेंट है S cos थीटा। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा F S cos थीटा। आप लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर में कि अगर दो वेक्टर होते हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, उनके बीच का एंगल होता है थीटा, तो AB cos थीटा होता है। A डॉट B बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एक वेक्टर है वेक्टर F, एक वेक्टर है वेक्टर S, एंगल बिटवीन वेक्टर F एंड वेक्टर S ये थीटा है, इसलिए FS cos थीटा होगा कितना F डॉट S। तो वर्क जो हुआ एक्चुअली आपने देखा यहाँ पर कि जो वर्क है या तो आप कहेंगे कि FS cos थीटा, ये फार्मूला आप बताएंगे, या आप देखेंगे F S cos थीटा होता है F डॉट S
तो दो वेक्टर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनका डॉट प्रोडक्ट होगा, ये आप कह सकते हो। ओके, एक केस आप और देख सकते हैं यहाँ से, केस थर्ड। आपने देखा कि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर आपने देखा कि बीच का एंगल है थीटा, और अगर मैं आपसे कहूँ कि थीटा 90 डिग्री है, तब क्या होगा? इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या होगा? ये देखिए कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर एक कुली अपने सिर पर एक बहुत ही हैवी बॉक्स उठाए हुए, और ये चल रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं आपसे कहूँ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर ये होगा mg, यही तो है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो F है ये लग रहा है mg। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल है? तो 90 डिग्री का एंगल है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है कि वर्क W इज इक्वल टू वैक्टर F डॉट वैक्टर S, या एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 जो होता है 0। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो होगा 0। तो इसी वजह से मैंने बताया था कि अगर कोई भी कुली है, मैंने एग्जाम्पल तो दिया था कि अगर वो खड़ा हुआ है, एक हैवी बॉक्स सर पर लेकर वो खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, तो वर्क डन 0। लेकिन अगर वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर चल भी रहा है और आपसे अगर ये कहा जाए कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और अगेंस्ट ग्रेविटी, तो भी उस केस में जो वर्क आएगा वो 0 आ रहा है। आप देख रहे हैं, मैंने सॉल्व करके बता रखा है आपको यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशंस की और यूनिट्स की, कि वर्क की डायमेंशन और यूनिट्स क्या होंगे। तो देखिए पहले डायमेंशंस ऑफ वर्क, तो फॉर्मूला है आपके पास कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क, तो डायमेंशन ऑफ दिस, तो आप जानते हैं फोर्स का डायमेंशन कितने होते हैं? MLT - 2, ये इसका फॉर्मूला, तो डायमेंशन फार्मूला, तो MLT - 2, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है L, तो डायमेंशन फार्मूला निकल के आएगा वर्क का ML² T - 2, ये इसका डायमेंशन फार्मूला होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो डायमेंशंस हैं वर्क की, वो मास में 1 है, लेंथ में 2 है, टाइम में -2 है। फिर आप बात करते हैं यूनिट्स की। यूनिट्स ऑफ वर्क, इसकी बात करते हैं। तो फिर से हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देंगे। आप लिखेंगे फ्रॉम W इज इक्वल टू F डॉट S, तो इन MKS सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम की अगर बात करेंगे, तो यूनिट ऑफ वर्क देखेंगे आप, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो अगर किसी भी फोर्स को आपने अप्लाई किया
जिसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन विल बी 1 जूल। तो ये होता है इसका जो ऐसा यूनिट या एम के सिस्टम यूनिट होता है, ये होता है जूल। अगर हम बात करते हैं इन सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में बात करते हैं तो आप देखेंगे यूनिट ऑफ वर्क, फोर्स का यूनिट सीजीएस सिस्टम में ये होता है डाइन, मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट होता है सेंटीमीटर में। अगर आपने 1 डाइन फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जो वर्क डन होगा उसको आप अर्ग कहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जूल में और अर्ग में रिलेशन क्या है तो आप निकाल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। तो आपने देखा कि 1 जूल वर्क कब हुआ था? 1 जूल वर्क तब हुआ था जब 1 यूनिट ऑफ फोर्स आपने अप्लाई किया था और डिस्प्लेसमेंट हुआ था 1 मीटर का। आप जानते हैं कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन इसके इक्वल होता है और 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। तो आप देखें 10⁷ डाइन इंटू सेंटीमीटर, और डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? ये होता है अर्ग। तो 10⁷ अर्ग, ये रिलेशन निकल गए 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। तो रिलेशन निकल के आता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ये इसके इक्वल होता है। अब आप देखिए कि क्या वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए हम बताएंगे इसके बारे में आप लोगों को। देखिए नेचर ऑफ वर्क डन इन वेरियस सिचुएशंस, नेचर ऑफ वर्क डन इन वेरियस सिचुएशंस। सबसे पहली बात आप जानते हैं कि जो वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क W इज इक्वल टू F.S या Fs cos थीटा। तो आप देख रहे हैं कि फोर्स जो भी आप अप्लाई करोगे वो कभी माइनस का तो होगा नहीं, हमेशा प्लस का ही होगा। जो डिस्प्लेसमेंट होगा, चेंज इन पोजीशन, उसका मैग्नीट्यूड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन जो कॉस थीटा है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो वर्क होता है वो या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या ज़ीरो होता है। इसके एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहले हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव वर्क की। पॉजिटिव वर्क, मान लीजिए फ्री फॉल की बात कर रहे हैं। फ्री फॉल, एक बॉडी का फ्री फॉल हुआ यहाँ से, तो आप देख रहे हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा F∗G इज इक्वल टू mg, ये फोर्स लगेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इस तरफ होगा। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट
कितना एंगल है दोनों केस में? दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना है? 0। जब 0 है cos 0 1 होता है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पॉजिटिव है, ये समझ लीजिएगा। ऐसे हम बात कर रहे हैं कि एक लॉन मूवर की बात कर रहे हैं। एक लॉन मूवर है, ये लॉन मूवर है, और इसका हैंडल पकड़ के आप इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब आप इस तरह से इसको खींचेंगे इस सरफेस पर, तो आप जानते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये इस तरह से घूमेगा और चलेगा। तो एंगल कैसे बन रहा है आप देखो, यहाँ पर थीटा है ये एक्यूट एंगल है, जो थीटा है लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल है। इसलिए वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसा है यहाँ पर? पॉजिटिव। तो इसलिए वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ऐसे आप देखिए, फिर आप देखते हैं नेगेटिव वर्क के बारे में। नेगेटिव वर्क, अगर आपने एक बॉडी को लिया और अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया ये, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था F, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ S, ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बन रहा है ये कितना है? 180 डिग्री। और cos 180 कैसा होता है? -1। cos 180 जो होता है ये होता है -1। इसलिए जो वर्क डन होगा एफ एस cos 180 एफ एस -1, तो जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा इस केस में। ऐसे आप देखिए कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर ये एक बॉडी है और आप इसको खिसका रहे हैं इस तरह से, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन आप जानते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगता है हमेशा मोशन को अपोज करता है, तो ये होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक तो हो नहीं सकता, काइनेटिक फ्रिक्शन ये मानिए। तो आप देखिए कि जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में वो कितना है? ये 180 डिग्री, और cos 180 आप जानते हैं -1 होता है, इसलिए यहाँ पर जो W होगा वो नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद आप देखो, ये देख लीजिए आपकी जब हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव है तो एनर्जी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि जब नेगेटिव वर्क हो रहा है तो एनर्जी कम हो रही है। और ऐसे ही एग्जाम्पल हैं ज़ीरो वर्क के। एग्जाम्पल तो आपको मैंने बता दिया ये वाला, ये कि अगर एक कुली एक हैवी बॉक्स को लेकर चल रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ पर जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है इस बॉक्स का, ये लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। जब एंगल बनेगा 90 डिग्री का तो वर्क हमेशा ज़ीरो होगा। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने बता दिया आप लोगों को ये है। ऐसे ही अगर आप देखें कि ये अर्थ है और इसके चारों तरफ अर्थ कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ये रिवॉल्व करी सैटेलाइट, यह है अर्थ और यह है सैटेलाइट। तो अर्थ सैटेलाइट पर एक फोर्स लगाएगी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ये होगा, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो सैटेलाइट का वो इस तरह से होगा। तो आप देखिए एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का। इसलिए इस केस में वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट ड्यू टू अर्थ, वर्क डन ज़ीरो होगा। ऐसे आप जानते हैं किसी भी एटॉम में न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को कूलम्बियन फोर्स से अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव न्यूक्लियस, और इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरह से। तो एंगल कितना बन रहा है, एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा हमेशा, हर पोजीशन में, चाहे कहीं भी चली जाए इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पर भी एंगल 90, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ऐसे केस में जो वर्क डन होता है वो हमेशा ज़ीरो हुआ करता है। और जब वर्क डन ज़ीरो होता है तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। आप देखिए कि जो ये सैटेलाइट है, जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कांस्टेंट एनर्जी से, एक कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी से रिवॉल्व करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।